हेलो चैम्प्स। तो शुरू करते हैं मैथ्स की बात। यार, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस देन आई वाज वेरी वीक एट कॉम्पिटिटिव मैथ्स। ऐसा नहीं है कि क्लास 10th में क्लास 12th में मेरे मैथ्स में कोई कम मार्क्स आते थे या कुछ, लेकिन यार जब आप कॉम्पिटिटिव में उतरोगे ना, एंड अगर आप बिगिनर हो, आपको कुछ टाइम बाद पता चलेगा कि हम जो स्कूल में मैथ्स पढ़ते थे एंड जो कॉम्पिटिटिव में मैथ्स है, इट्स टोटली डिफरेंट बॉल गेम। मैं बताऊं मेरी बात, तो मेरे क्लास 10th में ही मैथ्स में 10 पॉइंट्स आए थे। मतलब पूरे वो सीजीपीए वाला सिस्टम होता था ना, तो वो 10 आउट ऑफ 10 था। बट फिर भी आई सफर्ड इन मैथ्स फॉर सीडीएस बिकॉज अब 11th 12th में मेरे पास मैथ्स नहीं था, जो कि मैटर भी नहीं करता, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि ये जो मैथ्स का पेपर दे रहे हैं वो मैट्रिक लेवल का है, यानी कि क्लास 10th लेवल का है। बट फिर भी कट ऑफ मार्क्स सिर्फ 20 होते हैं। आउट ऑफ 120 मार्क्स फॉर योर सेक्शनल कट ऑफ। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो मैथ्स में अपने आप को वीक भले ही ना समझते हो, बट एक्चुअली कम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो कहीं ना कहीं कम स्कोर कर रहे हैं, या उनका जीएस प्लस इंग्लिश वाला पोर्शन काफी ज्यादा स्ट्रांग है मैथ्स से। तो जो स्ट्रांग है मैथ्स में, ठीक है, जिन्होंने एक बार पेपर दे लिया है एंड जिन्होंने उनके 50+ मार्क्स आ रहे हैं, जिसके भी 50+ आ रहे हैं, आई बिलीव दे आर समवेयर स्ट्रांग इन मैथ्स, एंड अब वो खुद हैंडल कर सकते हैं चीज़ों को। अब वो उसको बूस्ट करके 80 तक लेके जाएं, 70 तक लेके जाएं, कहीं तक लेके जाएं, बिकॉज इट्स देयर स्ट्रांग पॉइंट। तो उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी जीएस में, इंग्लिश में, ओके। ऐसा नहीं है मैथ्स पे नहीं जरूरत पड़ेगी, बट दिस वीडियो इज अबाउट दोज पीपल हु हैव स्ट्रॉन्ग जीएस एंड इंग्लिश, बट मैथ्स में कहीं ना कहीं वो सफर कर रहे हैं। एंड तो ये वीडियो सिर्फ बॉयज के लिए होगी, क्योंकि मैथ्स का पेपर सिर्फ बॉयज के लिए होता है फॉर गोइंग टू आईएमए, एएफए एंड आईएनए, ओके। तो मैंने भी इनिशियली कुछ अटेम्प्ट्स में मैथ्स क्लियर नहीं किया था, बट देन आफ्टर आई started clearing the cutoff of OTA to English and GS, देन मैंने मैथ्स में भी कट ऑफ क्लियर करनी शुरू कर दी और आईएमए, जिसका प्रूफ अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ओके। तो ये है यार सबसे पहली मिस्टेक जो एक एस्पिरेंट करता है अगर वो मैथ्स में कहीं ना कहीं थोड़ा सफर कर रहा है। मैंने अपने पहले एक दो अटेम्प्ट्स में क्या किया था, मैंने तीनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दी, जीएस, इंग्लिश एंड मैथ्स। मेरा जीएस में इंटरेस्ट आता था, मेरे को पढ़ने में मैं अच्छा करने लग गया था। इंग्लिश मेरी स्टार्टिंग से ही अच्छी थी, इसमें तो मैं एम करता था कि मैं फुल स्कोर कर दूं, ठीक है। एंड मैथ्स में भी मैं सेम टाइम दे रहा था, एंड आई एंड अप इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट कि मेरा लिस्ट में नाम ही नहीं था। इनफैक्ट ओटीए के लिए भी नहीं, ये था मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट। और इस गलती को मैंने थोड़े टाइम बाद पहचाना। And then what I did in my second attempt was that I solely focused on GS and English. And जब आप वो एक्सपीरियंस करते हो ना, तब आपको पता चलता है कि आपका कॉन्फिडेंस कितना हैम्पर हो जाता है उसी चीज से। भले ही आपको पता है कि आप किसी चीज में अच्छा कर सकते हो, एंड फिर भी आपके पास दो ही चीज होंगी, या तो लिस्ट में नाम होगा या नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई व्हाट आई डिड वाज, अपने कॉन्फिडेंस को रिगेन करने के लिए मैंने पहले लिस्ट में नाम बनाया अपना, चाहे फिर वो ओटीए के लिए ही क्यों ना हो। एंड देन ग्रेजुअली आई मूव टू आईएमए। ऐसा नहीं था कि मैं उस टाइम मैथ्स बिल्कुल मैंने पढ़ी नहीं थी, ठीक है, बट फिर भी मैंने मैथ्स को थोड़ा इग्नोर किया। तो ये गलती आप मत करना। प्रायोरिटी 1 और 2 आपको फिक्स रखनी है, जीएस, इंग्लिश, इसमें आपका स्कोर अच्छा होना ही चाहिए। एंड प्रायोरिटी 3 मैथ्स। आगे स्ट्रेटेजी में आपको बताऊंगा कि किस तरह जो मिनिमल मेहनत आपको करनी है, मेहनत करनी है यार, बिल्कुल करनी है। ऐसा नहीं है कि हम इसको बिल्कुल छोड़ देंगे, अभी हमारा वीक पॉइंट है, तो यहाँ पे हम जो मिनिमल मेहनत भी करने की कोशिश करेंगे ना, वो काफी एफर्ट होगा हमारे लिए, काफी एफर्ट एंड टाइम हमें देना पड़ेगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। अब सीधा कुछ भी बकवास ना करते हुए आते हैं मेन पॉइंट पे। हमारा मैथ्स का पेपर सीडीएस का डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में। फर्स्ट इज एरिथमेटिक, ओके, एंड देन इज एडवांस मैथ्स।
इन दोनों में डिफरेंस अभी आप देखोगे। अभी आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है अरिथमेटिक से। मुझे नहीं पता आपने पेपर प्रीवियस ईयर का देखा है या नहीं देखा है, बट मैंने ज़रूर देखे हैं। एंड ऑल्दो नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम अरिथमेटिक सेक्शन इज ओनली 25 20 to 30%। ओके, तो एवरेज मान लो 25%। 100 क्वेश्चन में से सिर्फ कहीं 20 से 30 क्वेश्चन अरिथमेटिक के आ रहे हैं, फिर भी क्यों इस पे फोकस करना है? सी, द फर्स्ट रीजन इज दैट सिर्फ परसेंटेज मैटर नहीं करता, ठीक है, कि कितने परसेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। जो मैटर करता है वो आप पेपर देख के पता लगा पाओगे कि यहाँ से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो हद इजी क्वेश्चंस हैं, एकदम हद इजी। मतलब आपने एक बार इनके कंसेप्ट्स पढ़ लिए, बेसिक्स पढ़ लिए, फिर जो क्वेश्चन आपके पास आएंगे, एक क्वेश्चन आपके पास है एग्जाम हॉल में एंड उसको आप 30 सेकेंड्स में उड़ा पा रहे हो ना, देन दैट मीन्स इट्स इजी फॉर यू। ये जो आपने इसका कंसेप्ट पढ़ा था, भले ही उससे एक दो ही क्वेश्चन आए हैं पेपर में, बट वो आपके लिए बेनिफिशियल रहा। एंड नो मैटर किसी टॉपिक से 10 क्वेश्चन ही क्यों ना आ गए, लेकिन अगर उसके एक क्वेश्चन को करने में भी अगर आपको 3 मिनट देने पड़ रहे हैं ना वहाँ पे, तो यार वो आपके लिए कोई रिटर्न नहीं दिखेगा अच्छा, क्योंकि दो 3 मिनट्स वर एट द कॉस्ट ऑफ अदर 3 क्वेश्चंस जो एक एक मिनट में हो सकते थे। समझ रहे हो आप मेरी बात? इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इस 20-30% पे मत जाओ, यहाँ से क्वेश्चंस बेहद इजी आते हैं। एंड अनदर थिंग इज दैट यार, आप आगे फ्यूचर में जाओगे ना, देखो अभी तो हमारा एम होता है ठीक है हमें यही करना है यही करना है, लेकिन मैं इन चीज़ों से आगे बढ़ चुका हूँ। मैंने ये भी कर लिया है, मैंने एसएसबी भी कर लिया है, एंड आई एंड अप गोइंग थ्रू हेल ऑफ अ मेडिकल, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने बाकी एग्जाम्स भी दिए हैं। तो मैंने ये समझा है कि ये जो अरिथमेटिक है ना, हर जगह आपको बेनिफिट देगा। बैंकिंग एग्जाम्स में इसकी वेटेज हाई है, ठीक है, कैट में इसकी वेटेज हाई है, एंड देन एफ कैट जो कि एक और डिफेंस का एग्जाम है, वहाँ पे भी इसकी वेटेज हाई है। ओके, इस बात को आपको समझना है। सो ये ब्लॉक्स बनाए हैं मैंने, 4 ब्लॉक्स अरिथमेटिक में, जो काफ़ी हाईली रिवॉर्डिंग होंगे आपके लिए। इनको ऐसे की ऐसे करना है आपको। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग करनी है परसेंटेज से। अपने अरिथमेटिक की स्टार्टिंग आप करोगे परसेंटेज जैसे टॉपिक से, ठीक है। ये कैसे करने हैं, आगे कहाँ से करने हैं, क्या सोर्सेज फॉलो करने हैं, उसके बारे में भी धीरे धीरे बात करेंगे। जस्ट बी विद मी, ओके, थोड़ा पेशेंस रखना है। तो अपना फर्स्ट ब्लॉक होगा परसेंटेज प्लस प्रॉफिट एंड लॉस। परसेंटेज आपको करना है, प्रॉफिट एंड लॉस आपको करना है। अपना सेकंड ब्लॉक होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन प्लस सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अपना थर्ड ब्लॉक होगा एवरेज प्लस मिक्सचर एलिगेशन। अपना फोर्थ ब्लॉक होगा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस प्लस टाइम एंड वर्क। एंड आपको इसी वे में ये करने हैं। बाकी तीनों आप किसी भी सीक्वेंस में करो, बट आपको स्टार्टिंग इससे करनी है, ठीक है, परसेंटेज से, प्रॉफिट एंड लॉस से। एंड इम्पोर्टेंस मैं बता चुका हूँ अरिथमेटिक की सीडीएस में भी एंड अदर एग्जाम्स में भी, ठीक है। तो इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है सीधा। मैं जानता हूँ एडवांस का वेटेज हाई आ रहा है, ठीक है, हम उसको इग्नोर नहीं करने वाले हैं यार, लेकिन स्टार्टिंग हमें इससे करनी है। एडवांस को नहीं इग्नोर करना है, लेकिन अगर इसको इग्नोर कर दिया ना तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मेरे को पता है इस वीडियो में आगे तक वही लोग जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत तो सफर कर रहे हैं मैथ्स में, या तो कट ऑफ नहीं निकली है, या तो मैथ्स में थोड़े वीक है नंबर्स के साथ। अब आते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे, जो कि होगा एडवांस मैथ्स। अब यहाँ पे देखो लिखा है आप मेजर चंक। इजी वाले तो कर लिए हैं, ठीक है, जो आसानी से हो जाएंगे अरिथमेटिक में। अब मेजर चंक आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे लगभग 70% पेपर यहाँ से आ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि 70% पूरे के पूरे जो 70 क्वेश्चन आ रहे हैं वो डिफिकल्ट आ रहे हैं, या हम ये पूरे ही छोड़ देंगे, बाकी 20 से 30% करेंगे तो उसमें सारे ही सही हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, हमें एडवांस मैथ्स भी करके चलना है, हमें अरिथमेटिक भी करके चलना है। अब यहाँ पे ट्रिक क्या है, अभी जो जो चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको करने हैं। इन माय ओपिनियन जो नंबर से थोड़े वो होते हैं ना, नंबर्स में थोड़े वीक होते हैं, कैलकुलेशंस वगैरह ये सब, हाँ, तो उनके लिए नंबर सिस्टम्स एंड मेंसुरेशन प्लस ज्योमेट्री,
कहीं न कहीं थोड़े ठीक-ठाक टॉपिक्स होते हैं। मतलब मेरे को तो मेंसुरेशन प्लस ज्योमेट्री में सबसे ज़्यादा मज़ा आता था। ज्योमेट्री सीडीएस में फिर भी थोड़ी बहुत टेढ़ी आ जाती है, बट अगर मेंसुरेशन से कोई क्वेश्चन आ रहा है, 2D मेंसुरेशन, 3D मेंसुरेशन, यार एकदम बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये वो, ठीक है? आप पीवाईक्यूज़ देखोगे, आराम से पता चल जाएगा। तो ये तो मैं ज़रूर बोलूँगा मेंसुरेशंस करने को प्लस ज्योमेट्री करने को किसी को भी। उसके बाद आप सीक्वेंस ऐसा रखोगे जो आपको इंटरेस्ट करता है। कोई बच्चा होगा जिसको ट्रिग्नोमेट्री वाला टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है? नंबर सिस्टम के कंपैरिजन में, तो वो पहले ट्रिग्नोमेट्री पे जाएगा। किसी को स्टैटिस्टिक्स थोड़ा अच्छा लगता है, ट्रिग्नोमेट्री से भी ज़्यादा, तो वो पहले स्टैटिस्टिक्स पे जाएगा। अभी उनकी वेटेज मत देखो, अगर 1-2 भी क्वेश्चंस आ रहे हैं रेगुलरली, तो वो कर लो, ठीक है? अभी वेटेज मत देखो, ये हमारा फेज़ है एक बार सिलेबस कंप्लीट करने का। उसके बाद पेपर को कैसे करना है, वो भी मैं बताऊँगा। तो मेंसुरेशन प्लस ज्योमेट्री आपने किया, उसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम, स्टैटिस्टिक्स करने आपको तीनों हैं, लेकिन सीक्वेंस ऐसा रखो जो आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे उसको पहले कर लो, जो थोड़ा कम लगे उसको बाद में कर लो, ओके? एंड इन चीज़ों को पहले कवर करने में ना डीप में नहीं जाना यार। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएंगी पूरी की पूरी इतने अच्छे अच्छे टीचर्स की। ट्रिग्नोमेट्री को पूरी 30 क्लासेस में करा रखा होगा, या 30 से भी ज़्यादा। तो वो नहीं करना है अपने को किसी भी सब्जेक्ट में एकदम पीएचडी टाइप नहीं करनी है। ट्रिग्नोमेट्री के अगर 8 क्वेश्चन आते हैं ना, तो हमारा एम नहीं है यार वो 8 के 8 करना। अभी हमारा एम है सिलेबस तो पूरा कर लेना, लेकिन जो बेसिक बेसिक है, ठीक है? सिलेबस पूरा कर लेंगे, तो हमें डीप में नहीं जाना है। इन सभी चैप्टर्स की हमें ऑलमोस्ट 1-1 घंटे की अगर हम 10 वीडियोस भी देखेंगे ना, तो मेरे ख्याल से बेसिक सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा। तो 10 आवर्स का कंटेंट आप देखो कहीं पे भी, 10 आवर्स, 15 आवर्स, बहुत डीप में नहीं जाना। जस्ट कवर ऑल बेसिक कंसेप्ट्स, ठीक है? फॉर ऑल दी चैप्टर्स फर्स्ट। हमें ये करना है, सारे चैप्टर्स का बेसिक पहले कवर करना है। उसके बाद कुछ डीप में जाना होगा पीवाईक्यूज को देखते हुए, तो हम जरूर देखेंगे। ओके। हाँ, तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो यार, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लर्निंग आई हैव लर्नड, ठीक है? जो भी मैंने एग्जाम की प्रिपरेशन की हो, सीडीएस की या एफकेट की या कोई भी अदर एग्जाम, मैं आपको इस पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि मैं मैथ्स में वीक था, ठीक है? तो उस बच्चे को क्या गलती नहीं करनी चाहिए, प्लीज डू नॉट गो आफ्टर एनी काइंड ऑफ बुक्स, ठीक है? मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, एंड हमारे पास ऐसी लिबर्टी है। देखो, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आप उसको किताब से नहीं कर सकते, किताब से पढ़ नहीं सकते अगर आप वीक हो तो। जो बच्चा स्ट्रांग है ना मैथ्स में, उसको नंबर्स का क्रंच है, उसको तैयार है कि हाँ यहाँ से ये हुआ, ये शॉर्टकट अपना सकते हैं, ये कर सकते हैं। एंड हमें तो 4 एमसीक्यूज दिए हुए हैं, ठीक है? 1 2 3 4, 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से एक टिक करना है। हमारा एम वो है। बुक हमको नहीं बताएगी कि वो आप जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हो। द मोमेंट यू विल स्टार्ट वॉचिंग वीडियोज ऑन यूट्यूब, ठीक है? आप वीडियो देखोगे, वो फैकल्टी मेंबर, टीचर जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, वो आपको उस वे में पढ़ाएंगे जिस वे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सॉल्व करना होता है, क्योंकि कोई आपका सॉल्यूशन नहीं देख रहा है वहाँ पे कि आपने पेपर में कैसे सॉल्व किया। यहाँ पे स्टेप वाइज सॉल्यूशन के मार्क्स नहीं मिल रहे हैं जैसे स्कूल में होता था, ठीक है? कि आपने फर्स्ट स्टेप किया, ओके 2 मार्क्स, सेकंड स्टेप किया, थर्ड स्टेप किया, ऑल दो आपका फाइनल आंसर गलत आ रहा है, फिर भी आपको मार्क्स मिल जा रहे हैं, ठीक है? 5 में से 3 मार्क्स मिल गए। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे या तो आपका सही ऑप्शन टिक होना चाहिए या तो नहीं। मैटर सिर्फ यही करता है। एंड बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं यार, अगर आप ट्रायल एंड एरर भी करोगे ना, कुछ टाइम आपने वेस्ट भी कर लिया, तो वो टाइम वेस्ट नहीं होता, टाइम इन्वेस्टेड होता है। अगर आपने ये देखने में टाइम लगाया कि किस टीचर से आपको पढ़ना पसंद आ रहा है, किस टीचर से नहीं। इतना कंटेंट भरा पड़ा है यूट्यूब पे स्पेशली फॉर मैथ्स। जस्ट यू हैव टू पिक द राइट सोर्स, एंड राइट सोर्स हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। मैं किसी को भी कुछ एक चीज नहीं बता सकता कि इनको फॉलो कर लो। मैं बता भी दूंगा ऑल दो जिनको मैंने फॉलो किया, ठीक है, आगे। बट जरूरी नहीं वो आपके लिए काम करे। आपकी स्टाइल क्या है, आप किससे रिलेट करते हो,
बहुत टीचर्स होते हैं एकदम बेसिक से लेके चलते हैं कि वो आपको 8+3=11 भी पहले लिख के दिखाएंगे, ठीक है। कुछ टीचर्स होते हैं जो थोड़ा बेसिक्स नहीं कवर करते, वो मीडियोकर लेवल से स्टार्टिंग करके आगे एडवांस तक जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, सिर्फ बुक्स मत उठाना, प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो बहुत फैंसी लगता है। जीएस की ये सारी बुक्स हैं, ये ले ली, उसमें तो फिर भी काम आती है, उससे आप सेल्फ स्टडी करते हो। लेकिन मैथ्स में, जिसका मैथ्स वीक है, आपको सेल्फ स्टडी करनी है सिर्फ और सिर्फ वीडियोस से। बुक्स आपको वो ट्रिक्स शॉर्टकट समझा नहीं पाएंगी जो एक इंसान आपको अपने स्टाइल में बोल के बता पाता है, लिख के बता पाता है, जो कि वीडियोस में होता है, ठीक है। इसके लिए आपको कोई क्लासेस ज्वाइन करने की भी जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत क्वेश्चंस आपके पास होंगे वीडियोस में, एंड आप देखते देखते हर चीज सीखोगे। बट इसको बहुत स्ट्रिक्टली लेना है यार, प्लीज डू नॉट गो आफ्टर एनी बुक। अब हम बात करते हैं एग्जैक्ट स्टेजेस की। जो इंसान अभी बिगिनिंग कर रहा है या कर चुका है, एंड कहीं ना कहीं मैथ्स में कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही, उसको क्या करना है? या द वेरी फर्स्ट थिंग इज, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, चाहे तो वीडियो पे पीछे जाके देखना, अरिथमेटिक के टॉपिक्स एंड एडवांस मैथ्स के टॉपिक्स, उन सब के कंसेप्ट्स आपको करने हैं। हर एक कंसेप्ट इस वक्त ये नहीं भी देखो पीवाईक्यूज में क्या आ रहा है तो ठीक है, हर एक टीचर आपको बेसिक कंसेप्ट्स तो कराएगा ही। चाहे आप टाइम एंड वर्क का चैप्टर उठा रहे हो, आपको वो बेसिक क्वेश्चंस आने चाहिए, बेसिक कंसेप्ट्स आने चाहिए, भले ही आप बहुत एडवांस हायर लेवल के क्वेश्चन ना कर पाओ। देखो यार क्या होता है ना, एग्जाम में आ रहे हैं 100 क्वेश्चन, तो दिस इज रियलिटी। हर एक क्वेश्चन तो 1 मार्क दे रहा है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क दे रहा है, बट हर एक क्वेश्चन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम नहीं लेगा। तो हमें क्वेश्चंस ऐसे सेलेक्ट करने होते हैं एग्जाम में, वो सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा हर एक क्वेश्चन टाइम तो ले कम, कम से कम टाइम में हम कर लें, क्योंकि वो मार्क्स तो हमको दे रहे हैं 1 मार्क ही, ठीक है, +1। तो इसको हमें करने के लिए हर एक कंसेप्ट से तो गो थ्रू होना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता किस चैप्टर के कौन से कंसेप्ट से इजी क्वेश्चन आ जाए। हम बस एक आइडिया लगा सकते हैं पीवाईक्यूज से, बट हमें नहीं पता कि आप जिस साल में जिस जो जोन सा सीडीएस देने जाओगे, उसमें इस टॉपिक से इजी क्वेश्चंस आ जाएं, ठीक है। तो कट ऑफ क्लियर करना तो बहुत इजी होता है, आपको सारे कंसेप्ट्स करने हैं, एंड बिलीव मी इट इज साउंडिंग वेरी, मतलब इजी कि हाँ 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, बट ये जो पहला स्टेप है ना, इस पहले स्टेप में ही आपके 1 से 2 महीने, कुछ कुछ के लिए 3 महीने तक चले जाते हैं। अगर आप एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हो, 3 महीने तक आपके जाएंगे इस चीज को करने में। तो जो सोर्सेज मैंने फॉलो किए थे, कहीं कहीं कोई कोई मतलब चैनल देख के, मैं ऐसा नहीं था यार, और मैं आपको भी बोलूंगा कि किसी भी चीज के लिए लॉयल हो जाओ, किसी भी यूट्यूब चैनल के लिए या टीचर के लिए, कि मैं तो इनको देख रहा हूँ तो इन्हीं को देखूंगा यार, बाकी की वीडियोस तो देखूंगा ही नहीं। यार हो सकता है कुछ नंबर कैलकुलेशंस या कुछ चैप्टर्स कराने में ये आपको अच्छी तरह कर रहे हैं, ठीक है, कुछ चैप्टर्स जैसे कि स्टैटिस्टिक्स हो गया या ट्रिग्नोमेट्री हो गया, वो आपको किसी और टीचर से अच्छा समझ जाए। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज एक ही टीचर से पढ़नी है, एक ही चैनल से पढ़नी है। ट्रायल एंड एरर करते रहो, कहाँ से क्या अच्छा समझ आ रहा है वो आपका सोर्स बन जाएगा। इसलिए हर बच्चे के लिए अलग अलग होता है। जो सोर्सेज मैंने फॉलो किए थे वो तीनों सोर्सेज यहाँ आपके सामने लिखे हैं। टैप टू क्रैक, अभिनय मैथ्स, अभिनय सर का एक चैनल है, गगन प्रताप सर का चैनल है। चैनल के नाम क्या है आई एम नॉट वेरी श्योर, ठीक है, बट आई होप इसी नाम से होंगे। एंड एज आई सेड, डोंट गो बिहाइंड बुक्स, बस इनसे अपने चैप्टर्स कवर करते रहो यूट्यूब से। प्रैक्टिस भी आपको करनी है। आपने कोई चैप्टर उठाया, जैसे आप परसेंटेज से स्टार्टिंग कर रहे हो, ठीक है, आपने कहीं से बेसिक्स पढ़ लिए उसके, उन्होंने कुछ थोड़ी बहुत क्वेश्चंस करा दिए, मान लो आपने यहाँ से किया, अब आपको और प्रैक्टिस करनी है। आपको देखना है कि जो आपने पढ़ा वो कैसे इम्प्लीमेंट और हो रहा है, कुछ और क्वेश्चंस करूं, उनके ही कुछ और चैनल होंगे, कुछ और वीडियोस होंगे, वो भी आपके पास ऑप्शंस ऑप्शन होंगे, ठीक है, उन्हीं के देख लो। बट मैं सजेस्ट करूंगा, आपने एक से कोई बेसिक टॉपिक्स पढ़े तो अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए जाओ अलग सोर्सेज पे, ठीक है। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि चीज वही रहती है, कंसेप्ट वही रहता है, लेकिन सबका तरीका अलग होता है। कुछ चीज़ों को ज़्यादा ईज़ी बना देते हैं, कुछ ट्रिक्स एक टीचर यूज़ करता है बट दूसरे टीचर कुछ और ट्रिक यूज़ करते हैं, ठीक है?
ये सब चीज़ें होती हैं। जैसे कि आपने लिया, आपने पढ़ा कोई, ठीक है, टाइम एंड वर्क का चैप्टर पढ़ लिया कहीं से, एंड आप उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने गए, अब गगन प्रताप सर के किसी वीडियो पे, ठीक है। तो आपको पता चला यार ये क्वेश्चन तो ना पूरे कंसेप्ट करने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो यूनिट डिजिट से हो जाता, ये तो मैं जो नंबर लिखे हैं उसकी लास्ट की डिजिट देखी, और मैंने देख लिया चारों ऑप्शंस में सिर्फ एक ही ऑप्शंस में 2 आ रहा है एंड वो टिक कर दिया, वो आंसर है, पूरे करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये ट्रिक्स, टिप्स और कंसेप्ट्स आपको मिला के चलने हैं, इसलिए मैंने आपको सोर्स बताया यूट्यूब, एंड कहीं से भी आप पढ़ लो, बट प्रैक्टिस करो फिर अलग अलग वीडियोस पे जाके, कुछ नुकसान नहीं होगा उसमें, ठीक है। दी ओनली थिंग आई कैन सी हियर इज, तो डिस्ट्रक्टिव हो सकती है कि आप यूट्यूब पे प्रिपरेशन कर रहे हो, कहीं किसी का मैसेज आ गया, कोई व्हाट्सअप नोटिफिकेशन आ गई, कुछ आ गया, सिर्फ वही डिस्ट्रक्शन होता है। एंड अगर आप डेडिकेटेड हो तो आप ही उसे अवॉइड करोगे, कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता आपको, ठीक है। नोटिफिकेशंस ऑफ कर देना, साइलेंट पे कर लेना, फिर पढ़ लेना, बट कोई ये बोले कि ये तो डिस्ट्रक्टिव सोर्सेज हैं, बुक्स यूज कर लो, कुछ यूज कर लो, यार एट द एंड यू विल बी इन लॉस, आपको नजर आएगा जब आप क्वेश्चंस करने बैठोगे एक्चुअल पेपर में, तो टाइम की बहुत वैल्यू होती है यहाँ, ठीक है। सो क्वेश्चंस आपके पास लिमिटेड टाइम है एंड आपको जल्दी से जल्दी करनी है। तो फर्स्ट थिंग इज डू concepts, second thing is practice questions, ठीक है। the third thing is which is the most important thing, अब आपको PYQs कर लेने हैं एंड ये सब आपका हो जाना चाहिए 15 days बिफोर योर एक्चुअल CDS पेपर, ओके, ये बात समझ आ रही है। आपका CDS एग्जाम से 15 days बिफोर आपके ये तीनों स्टेप हो जाने चाहिए। PYQs का दी बेस्ट सोर्स जो मेरे को लगते हैं, टैप टू क्रैक का यूट्यूब चैनल है, एंड आई थिंक ये सर का नाम रणधीर सर है, समथिंग फ्रॉम आर, ओके। एंड इनकी जो वीडियोस है ना यूट्यूब पे और PYQs, इन्होंने 6 आवर्स की एवरेज, इनकी हर एक PYQs की वीडियो देखोगे, इन्होंने ऑन एन एवरेज 6 आवर्स की वीडियोस बनाई है, और वो कंटिन्यूअस वीडियोस हैं, कोई रेस्ट नहीं लिया है मेरे ख्याल से इन्होंने बीच में। तो जिस साल पहली बार मेरा मैथ्स की कट ऑफ निकली थी ना, दिस इज दी ओनली डिफरेंट थिंग विच आई डिड, यही एक चीज थी जिसने मेरे को बहुत ज्यादा बेनिफिट किया था। तो ये 5 hours 58 minutes हो सकता है, 6 आवर्स हो सकता है, 6 hour 10 minutes हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज 6 आवर की ये वीडियोस हैं जो आपको ये 2 स्टेप करने के बाद तीसरे स्टेप में हर हाल में कंप्लीट करनी है। ये आपको बताएंगी कि आप 100 क्वेश्चंस तो सारे करोगे, एंड इस बार आप देखोगे ना, जो मैंने बातें कही थी आपको, कि हर एक क्वेश्चन मार्क तो इक्वली दे रहा है आपको, इक्वली रिवॉर्डिंग होगा, बट डिफिकल्टी लेवल मैटर करेगा, टाइम कंज्यूम कितना हो रहा है आपका एक सिंगल क्वेश्चन पे वो मैटर करेगा, और आप वो सीखोगे इन वीडियोस से, ठीक है। एंड जस्ट बिफोर एग्जाम 15 days पहले हमारा ये पूरा हो जाना चाहिए था, ठीक है, ये वाली चीज हो जानी चाहिए थी। अब बाकी 15 दिन में आप क्या करोगे, बाकी 15 दिन में देखो आपको GS भी करना है, ओके, आपको इंग्लिश भी करना है, एंड आपको मैथ्स भी करना है, ठीक है। पूरा रिवीजन चलता है लास्ट के 15 दिन में, GS भी करना होता है यार, इंग्लिश के भी PYQs देखने होते हैं। मैं तो लास्ट के 15 दिन में क्या करता था, कुछ नोट्स बनाए हैं जो किसी सब्जेक्ट के, सिर्फ वो देखे, एंड सिर्फ और सिर्फ PYQs, इंग्लिश के PYQs उठाए वो कर लिए, 4 5 6 7 15 दिन में जितने भी हों, ठीक है। GS के भी PYQs उठाए वो कर लिए, मैथ्स के भी PYQs उठाए वो कर लिए। लास्ट के 15 दिन में तो फिक्स ही आप PYQs ही करोगे, ना ही कोई नया टॉपिक पढ़ोगे, ना ही कुछ नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे आपके सिर्फ और सिर्फ PYQs से, भले ही आपने पहले क्यों ना कर रखे हो। मैंने बोला ना ये PYQs तो आपको पहले ही हो गए थे, 15 दिन आपके एग्जाम में बचे थे उससे पहले ही, हो सकता है आपने बहुत पहले कर लिए हो, ठीक है, अगर आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे चुके हो तो। बट फिर भी 15 दिन पहले आप ये करोगे करोगे मैथ्स के PYQs, कोई नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं, कुछ नहीं, एंड इट विल एक्ट एज ए वेरी मैसिव बेनिफिट ऑन योर साइड, बिलीव मी। भले ही आपने 10 बार पहले PYQs कर रखे हो, लेकिन वो लास्ट के 15 दिन में अगर कर लिया ना,
तो मैसिव गेम चेंजर होगा ये आपके लिए, ठीक है। एंड फिफ्थ स्टेप आप सब जान ही रहे हो, योर नेम विल बी देयर इन द लिस्ट, दैट्स फॉर श्योर। हाँ, ये है वो प्लेलिस्ट जिसके बारे में मैं बता रहा था, जिसको मैंने फॉलो किया था एट माय टाइम। इसे आप ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। एंड देखो, 5 hours 52 minutes, 5 hour 40 minutes, एग्जैक्ट 6 hours, 6 hours 6 minutes, 6 hour 45 minutes, देख रहे हो। ये हर एक साल के पीवाईक्यूज करा रखे हैं, CDS 2 2025, CDS 1 2025, ठीक है, CDS 2 2023। ये सर की आप प्लेलिस्ट पे जाओ एंड इट इमेंसली हेल्पफुल। मेरे मेरे ख्याल से तो यार ये ऐसा कंटेंट है जो पेड में देना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिल रहा है, और किसी भी और यूट्यूब चैनल, यूट्यूब वीडियो से ज़्यादा वर्थ इट है। कंसेप्ट्स वगैरह तो आपने पढ़ लिए। एंड मैंने तो बताऊँ क्या, मैंने तो जो सारे चैप्टर्स मैंने आपको बताए, उनमें से भी बहुत थे जो मैंने पूरी तरह नहीं पढ़े थे, पूरे कंसेप्ट नहीं करे थे। बट मेरे को पता था मेरे को सिर्फ कट ऑफ निकालनी है, ठीक है। एंड मैंने ये किए। एंड जो चैप्टर्स मैंने नहीं किए थे उसके क्वेश्चंस इग्नोर, ठीक है, उसके क्वेश्चंस इग्नोर किए एंड बाकी किए। एंड जब मैं अगले साल वाले पे गया, ठीक है, अब मेरे को देखा सेम सेम से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, वैल्यूज चेंज हो रही हैं, या कंसेप्ट सेम है, या उन चैप्टर से ही हैं जो मैंने किए हैं, तो मैंने फिर से वो किए, बाकी इग्नोर। तो आई वॉज गेटिंग ए हैंग ऑफ दिस थिंग कि मेरे को एक्चुअल पेपर में करने कौन कौन से होंगे। मेरा सिलेक्शंस बहुत इंप्रूव हो गया। और कुछ ऐसे भी थे जो मैंने नहीं किए थे, ठीक है, ऐसे चैप्टर्स थे जो मैंने नहीं किए थे, या कुछ ऐसे जो मेरे को डिफिकल्ट लगते थे कंसेप्ट्स, मैंने स्किप कर दिए थे पढ़ते हुए। अब क्या हुआ, अब मैं हर एक वीडियो करता जा रहा हूँ तो मेरे को दिखा, भले ही मैंने नहीं किया वो, लेकिन वो रिपीट हो रहा है यार क्वेश्चन, वो सेम काइंड का क्वेश्चन, वैल्यूज चेंज करके बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है। तो मैंने क्या किया, अब किया, उस क्वेश्चन को मैंने देखा, मैंने फिर यहाँ पे भी देखा, करने की कोशिश करी, जो जैसे सर सॉल्यूशन करा रहे हैं देखा, किसी दूसरे वीडियो से देख लिए उसके कंसेप्ट, ठीक है, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया। अब वो भले ही डिफिकल्ट था मेरे लिए, या मैंने स्किप किया हुआ था, अब मेरे को पता चल गया एक क्वेश्चन आ रहे हैं, दो क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं करने लग गया ना, तो अब जो फाइनल एग्जाम होगा ना D-Day पे, वहाँ पे भी वैसा क्वेश्चन आएगा, और मैं उसे कर ले जाऊंगा। तो ये फायदा होता है PYQs का। भले ही मैंने वो पूरा चैप्टर नहीं किया था, या जो किया था उससे कोई डिफिकल्ट कंसेप्ट से कोई क्वेश्चन था मैंने स्किप कर रखा था, बट मेरे को तो चाहिए मार्क्स यार, +1, चाहे डिफिकल्ट हो कुछ हो, अगर वो रिपीटेटिव है तो मैंने वो लिया +1, और वो हुआ इन वीडियोस के थ्रू, समझ रहे हो आप। अब देन कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स यार, देखो, टारगेट स्कोर मैंने बोला था 35+, आप वीडियो की स्टार्टिंग में जो पहली स्लाइड थी, तो ये तो टारगेट अपने को रखना है। बहुत अच्छा नहीं है, आप सुनोगे बच्चे 50+ स्कोर कर रहे हैं, कुछ कुछ 70 तक 80 तक स्कोर करते हैं, बट हमारे लिए 35+ इज गुड, बिकॉज हमें तो करनी है यार कट ऑफ क्लियर, एंड कट ऑफ होती है 20 मार्क्स पे। उसमें हम हमारा एम बना रहे हैं 35+, सारा सिलेबस कवर करके, आराम से होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती इसमें, ठीक है। मैंने कर लिया था जबकि मैंने तो पूरा सिलेबस तक नहीं किया था उस टाइम। ओके, तो टाइम, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप टाइम कितना लेते हो। अब नो मैटर यार ये वीडियो कब पब्लिश होता है, आपके CDS में कितना टाइम है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको यहाँ हॉनेस्ट चीज़ बताने को बैठा हूँ जो सच है। अगर आप मैथ्स बिगिनिंग से कर रहे हो ना, तो डेली थोड़ा थोड़ा करने पे आपको आइडियली मान लो मिनिमम 3 मंथ्स तो लग जाएंगे, हर एक उसका बेसिक कंसेप्ट करने में। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि ये 3 मंथ्स पूरा आप डेली बैठ के मैथ्स ही पढ़ रहे हो सुबह से शाम तक, नहीं। डेली आपने उसको 2 आवर्स 3 आवर्स मैथ्स को दिए, वीडियोस देख रहे हो, एक दिन 2 घंटे का वीडियो देख लिया, किसी दिन 4 घंटे देख लिए, 2 वीडियोस देख लिए, तो वो 3 महीने में आपका अच्छा खासा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कहूँगा इट्स वेरीज ऑन पर्सन टू पर्सन, बट 3 मंथ्स आर इनफ, ठीक है। तो 3 मंथ्स, एंड डोंट फॉरगेट GS प्लस इंग्लिश, ये सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं। हमारा मैथ्स भले ही वीक है, बट हमारा एम उसे स्ट्रॉन्ग करना नहीं है, ये इस गलतफहमी में मत रहना। हमारा एम है कट ऑफ क्लियर करना। बाकी जो ओवरऑल कट ऑफ होती है किसी भी एकेडमी की, हम GS इंग्लिश से मैनेज कर लेंगे यार, ठीक है। यहाँ पे तो हमें 20+ ही चाहिए। हाँ, और सिलेबस और सब टारगेट हम इस हिसाब से लेके चल रहे हैं कि 35+ तो आए, तो इनको तो किसी हालत में इग्नोर नहीं करना है, नहीं तो कट ऑफ क्लियर हो जाएगी ना मैथ्स की, फिर भी शायद लिस्ट में नाम ना मिले, क्योंकि ओवरऑल कट ऑफ तो यही क्लियर कराएंगे।
जो चीज़ स्ट्रॉन्ग है उसे स्ट्रॉन्ग ही बनाए रखना है और उसको प्रैक्टिस करते रहना है। इसलिए चीज़ें साथ-साथ चलेंगी। किसी भी एक पे फ़ोकस नहीं कर सकते कि मैथ्स पे कर लिया या सिर्फ़ जीएस इंग्लिश पे कर लिया, ठीक है? और कंप्लीट ऑल कांसेप्ट्स एट वन्स, इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये 3 मंथ में आपको यही तो करना है, कांसेप्ट सारे करने हैं। उसके बाद ही पीवाईक्यूज़ की वैल्यू होती है, कि सिलेक्शन की वैल्यू होती है, कैसे हम समझेंगे। सब कुछ बेसिक-बेसिक करना है, कुछ डीप में नहीं जाना है, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। देन डोंट एम फॉर सॉल्विंग 100% क्वेश्चंस। ये कंसेप्ट सारे कर लिए, ठीक है। अब आपने पीवाईक्यू उठाया कहीं, सीडीएस का उठा लिया या कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देखा, अब दिख रहा है वो आपको थोड़ी डिफिकल्टी लेवल हाई हो रही है या टाइमिंग ज़्यादा लग रहा है, नहीं यार स्किप करो। हमें पढ़ना सब कुछ है, कि किसी भी टॉपिक से इजी क्वेश्चन आ जाए तो वो हमारा ना छूटे किसी भी हालत में। एम ये है, एम ये नहीं है कि हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए तो हम करेंगे ही करेंगे, नहीं। भले ही किसी टॉपिक पे हमें हमने पढ़ने में उसको 3 घंटे दिए हैं, ठीक है, और किसी टॉपिक को पढ़ने में हमने सिर्फ आधा घंटा दिया है और दो क्वेश्चन आ गया। अब आप क्या करोगे, ये इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आया ना, इसको पढ़ने में 3 घंटे लगे हैं, अब आप सोचोगे यार यहाँ तो पढ़ने में 3 घंटे दिए थे, काफी एफर्ट मारा था, ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, इसको तो करके ही छोड़ना है। नहीं यार, ऐसे नहीं होता है। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन इजी आ गया ना, तब भले ही उसको आधे घंटे ही आपने पढ़ा है, आपको इजी लगता है, आप झट से निकालो उसको, इसको मारो स्किप, ठीक है। दिस इज द थिंग, ऐसे होता है सिलेक्शन में। नहीं जाना है 100% क्वेश्चन सॉल्व करने पे, ओके। और दी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जिसने मेरा गेम चेंज किया था, पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज आप करोगे, जैसे मैंने ये प्लेलिस्ट दिखाई थी आपको सर की, आपको इसमें एक चीज दिखेगी, बस यहाँ से ये एक ही चीज करनी है। आपको एक ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे जो इजी हैं, ठीक है, और वो आपने सारे कंसेप्ट कर रखे हैं, तो आप करते जाओगे और आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी। दूसरा, आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे इन वीडियोस में, पीवाईक्यूज में, तो रिपीटेटिव है, भले ही वो डिफिकल्ट हो, भले ही वो थोड़े ऐसे चैप्टर से हों जिनको आपने कवर नहीं किया या अच्छी तरह कवर नहीं किया। नो मैटर यार, हमें करने हैं, बट क्योंकि वो रिपीटेटिव है इसलिए, भले ही टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए, वो रिपीटेटिव है, अगले साल फिर आने के चांसेस हैं। और बिलीव मी, 20 क्वेश्चन 100 में से 20, मतलब 20 तो मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, 20 से भी ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रिपीटेटिव होते हैं, बस वैल्यूज चेंज होती हैं, थोड़ी बहुत कंसेप्ट चेंज होते हैं। और ट्रिगो से मेरे को याद आ रहा है, मैंने ट्रिगो अच्छी तरह नहीं की थी अपने टाइम पे, एंड मैंने ये सर के वीडियोस किए ना, मेरे को देखा ट्रिगो में एक तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं कुछ कुछ। मैंने कर लिए वो पर्टिकुलर क्वेश्चन कर लिया मैंने, कैसे होता है। एंड उस क्वेश्चन के लिए जितनी चीजें जाननी जरूरी थी मैंने बस वो जान ली। एंड रियल एग्जाम में मैं करके आया वो 2 क्वेश्चंस, क्या क्या मिला मेरे को, +2 मार्क्स। फिर मेरे को कोई ऐसे थोड़ी रहना था कि मेरे को तो ट्रिगो करनी ही नहीं है तो मैं वो चैप्टर को छोड़ ही दूंगा। ऐसे नहीं होता यार, जहाँ से मार्क्स निकलते हैं वहां से निकालने हैं। इजी सारे कंसेप्ट में से जो भी आया इजी निकालेंगे, जो भी रिपीटेटिव क्वेश्चन हैं वो भी निकालेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एंड लोग ना इस चीज को अपनी प्रिपरेशन में बहुत बाद में जाके समझते हैं। तो यही मैं कह रहा था यहाँ पे, फोकस ओनली ऑन द लिमिटेड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दीज एरियाज, रिपीटेटिव क्वेश्चन प्लस इजी क्वेश्चंस, एंड सी दिस इज द रिजल्ट। ये होगा लास्ट में अगर आप ये सब फॉलो कर लोगे। अब यहाँ पे जब नाम आ रहा है ना, यार कोई नहीं पूछ रहा है आपसे ट्रिगो किया था या नहीं किया था, ठीक है, कोई नहीं पूछ रहा है आपने नंबर सिस्टम किया था या नहीं किया था। दिस इज ओनली द प्रूफ दैट मैथ्स में 20+ तो आ गए थे, ओके, एंड एक्चुअल में 35+ आ गए थे। बट ये बस प्रूफ है कि मैथ्स में 20+ आ गए थे, सीएस इंग्लिश में इतने आ गए थे कि देखो, इंडियन मिलिट्री एकेडमी की कट ऑफ क्लियर हो जाए एंड पीडीएफ में नाम आ जाए लिस्ट में, और क्या चाहिए यार। अब बचता है एसएसबी, कोई नहीं पूछेगा आपको एसएसबी में, इतनी बार जा चुका हूँ मैं, क्लियर कर चुका हूँ लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में, तो कोई नहीं पूछेगा यार मैथ्स में कितने मार्क्स थे तेरे। इनफैक्ट किसी के पास वो डाटा ही नहीं होता है वहाँ पे कि मैथ्स में कितने थे, जीएस में कितने थे, इंग्लिश में कितने थे। द ओनली थिंग दे नो इज दैट हाँ, ये लड़का यहाँ पे आया है, इसकी ओवरऑल कट ऑफ क्लियर है, एंड इसके हर सब्जेक्ट में सेक्शनल क्लियर है, एंड वो सेक्शनल मैथ्स में आपका 20+ हो या 80+ हो, नो वन केयर्स, दिस इज द रियलिटी। इसलिए किसी भी यूट्यूब चैनल से या टीचर्स के लिए लॉयल मत हो जाओ कि यही करूंगा यही पढ़ूंगा।
किसी भी चैप्टर्स के लिए लॉयल मत हो जाओ कि यही चैप्टर्स करके निकालूंगा। हमें क्वेश्चन से मतलब है, जहाँ से इजी आ रहे हैं, जहाँ से रिपीटेटिव आ रहे हैं, हमें करने हैं। बट वो चीज़ मैं बता चुका हूँ, जो स्टेजेस आपको फॉलो करने हैं, ये दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यार। कंसेप्ट सारे करने हैं, एक बार ये फॉलो करने हैं, अलग अलग ट्रायल एंड एरर करके चीज़ें पढ़नी है, प्रैक्टिस करनी है। फिर पीवाईक्यूज, द गेम चेंजर थिंग, ठीक है, ऐसे की ऐसे प्रिंट आउट निकालने हैं। कोई बुक नहीं लेनी पीवाईक्यूज की भी, कोई बुक नहीं लेनी। ये भी हम वीडियोस के थ्रू करेंगे, प्लेलिस्ट में दिखा चुका हूँ। जस्ट बिफोर एग्जाम 15 दिन पहले तीनों सब्जेक्ट्स, जीएस, इंग्लिश, मैथ्स, तीनों के पीवाईक्यूज करने हैं। एंड अगर अभी आपके पास टाइम कम है, आपको दिख रहा है मैंने यहाँ मैथ्स में ज़्यादा कुछ नहीं किया है, 3 मंथ तो लगते हैं कंसेप्ट को एक बार सारे कवर करने में, एंड अभी पेपर आ रहा है आपका 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 3 महीने से कम बाकी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, आपके पास एज है। डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ, यहाँ एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो अब आईएमए की कट ऑफ क्लियर करने की सोच रहा है एंड उसका लास्ट अटेम्प्ट है। हर कोई बिगिनिंग में ही ये सब सोचता है, वहां तक कोई टिकता ही नहीं है लास्ट अटेम्प्ट तक, कि किसी का कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है, फेल किए जा रहे हैं, लास्ट तक टिके हुए हैं। बहुत रेयरली, बहुत कम बंदे होते हैं। तो बहुत लोग हैं आपकी तरह। और जो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, अगर अभी टाइम कम बचा है, 3 महीने से कम, तो कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट स्किप मैथ्स, अभी के लिए स्किप कर दो। अभी जो 1-2 महीने बाकी हैं, जीएस और इंग्लिश फोकस करो। एंड अगर एक भी बार लिस्ट में कभी नाम नहीं देखा है ना, इस टाइम देखोगे ओटीए की लिस्ट में। एंड एसएसबी कोई ऐसी चीज नहीं है, अगर आप सोच रहे हो कि यार मेरे को तो आईएमए ही जाना है, ओटीए नहीं जाना है, मैं क्यों ऐसा करूं, मैं तो मैथ्स भी लेके चलूंगा, ये गलती मत करना। एसएसबी बहुत ऐसी चीज है, बहुत रेयरली आपके चांसेस हैं कि आप करो क्लियर। ऑन एन एवरेज मैं बता रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस पे, 10 अटेम्प्ट एक बंदे के एवरेज होते हैं लगभग, 8 से 10 अटेम्प्ट, तब जाके वो एसएसबी क्लियर होता है, जो मेहनत करके करते हैं, जिनमें नेचुरली वो टैलेंट नहीं होता है। एक बार आप अगर लिस्ट में नाम देख लोगे, चाहे वो ओटीए की क्यों ना हो, एसएसबी जाओ, एक्सपीरियंस मिल जाएगा, होता है वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है मेरे को नहीं जाना, मेरे को आईएमए जाना है, तो आना ना नेक्स्ट अटेम्प्ट में, कौन मना कर रहा है, ठीक है। तो वो पीडीएफ में जो नाम दिखता है ना, वो कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट करता है। एंड नेक्स्ट टाइम आप आओगे ना तैयारी में, आपको पता होगा आपका जीएस एंड इंग्लिश ऑलरेडी बहुत अच्छा है, एंड अब फोकस करता हूँ मैथ्स पे। 3 महीने से तो ज़्यादा ही बचे होंगे अगले एग्जाम्स में, ठीक है। अब आप करोगे मैथ्स पे मेहनत, और वो कॉन्फिडेंस रोल प्ले करेगा। एंड ये सब चीज़ें फॉलो करो, डेफिनेटली लिस्ट में नाम दिखेगा यार, डेफिनेटली। और कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। ओके, गुड बाय।